इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस थ्योरी। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस थ्योरी। देखिए, हम लोगों को यह पता है कि रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास दो मीडियम होने चाहिए। तो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो यहां पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, दैट इज ये हमारे पास x और y एक इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। यहां पे हमारे पास फर्स्ट मीडियम है मीडियम 1, यहां पे स्पीड है v1 और मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं दिस वन इज मीडियम 2 एंड हियर द स्पीड इज v2। और एक एजम्पशन हम ले रहे हैं कि ये जो मीडियम है दिस मीडियम इज रेयरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर। ओके, इसका मतलब हमारे पास हो गया v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस सरफेस पे एक रे हमने स्ट्राइक की, ये रे हमारे पास आई, एक दूसरी रे हम स्ट्राइक कर रहे हैं यहां पे, ये रे हमारी ये आ रही यहां पे। ठीक है, ये दोनों रेज हैं। अब हमें हाइगेन प्रिंसिपल से ये पता है कि वेवफ्रंट जो होते हैं उस पे रेज परपेंडिकुलर होती हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि रेज पे वेवफ्रंट हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉ कर रहे हैं दिस वन, और ये हम इसका नाम लिख रहे हैं ए बी। तो हमारे पास ए बी एज अ इंसिडेंट वेवफ्रंट एक्ट करेगी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ए बी इज इंसिडेंट, यहां अलग लिख लेते हैं ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई। अच्छा, अब हमें ये पता है कि वेव फ्रंट का हर एक सोर्स नई वेवलेट्स तैयार करता है, और उस पे जब कॉमन टेम्पलेट हम बनाते हैं तो वो हमें न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम t देता है। तो देखिए, ये हमारे पास b है, ये डिस्टरबेंस और ये डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचेगा उसी देर में यहां से भी कोई डिस्टरबेंस पहुंचेगा। लेकिन फर्क क्या है कि यहां से इसको अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है ये डिस्टरबेंस हमारा रेयरर मीडियम में ही है, भी इसी मीडियम में है, और क्योंकि यहां पे ये डेंसर मीडियम है, मीडियम चेंज हो रहा है, पॉलिश नहीं है, इसका मतलब यहां का डिस्टरबेंस यहां पे आएगा। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां से B और C को ये डिस्टरबेंस कितनी देर में पहुंचा, यहां पे स्पीड है हमारी v1 और यहां पे लेट कर लेते हैं दिस इज एट t is equal to 0 एंड t is equal to किसी टाइम पे हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 into t। ये बात आ गई समझ में। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये हमारी एक रे है जो यहां पे इंसिडेंट कर रही है। अगर यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हो गया एंगल I के बराबर। अच्छा, अब ये रे है और ये वेव फ्रंट है, इसका मतलब ये एंगल 90 हुआ। तो 90 में से अगर I हम माइनस करेंगे, ये एंगल आ गया 90 माइनस I। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर है और ये एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एंगल आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया। अच्छा, अब देखिए डिस्टरबेंस
इस वेवफ्रंट के बी पॉइंट से इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद सी तक पहुंचा, उसी मीडियम में है। अब देखिए ये वही वेवफ्रंट है, तो यहां का पॉइंट भी इस टाइम में एक डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन दोनों डिस्टेंस में फर्क होगा, क्योंकि डेंसर में हमारी स्पीड कम हो जाती है और रेयरर में स्पीड ज्यादा रहती है। तो इस हम यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का यहां पे एक हमने आर्क यहां से लगा ली, ठीक है। ये हमारे पास इस डिस्टेंस पे एक आर्क यहां पे लग गई और एक आर्क यहां पे हमने लगा लिया। ये वेवलेट अपनी फॉर्म किया, ये वेवलेट अपनी फॉर्म किया। इसको जब हम कॉमन टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट हो गई। ओके, इसका मतलब ये हमारी न्यू वेवफ्रंट हो गई, इसको हम कह ले रहे हैं डी, ठीक है। ये हमारी वेवफ्रंट क्या हो गई, डी हो गई। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट क्या हो गई, CD, sorry, refracted. CD is our refracted wave front. ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए ये डिस्टर्बेंस जो हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये रे यहां पे जैसे आई थी उसी तरह से रे यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है एंड t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, इसका मतलब ये ऐसे बेंड की। क्लियर? अच्छा, अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करिए। तो ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गई, C और D, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसके बीच का जो, सॉरी यहां से ले लेते हैं, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ये एंगल I है, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल R, ये एंगल R हो गया। अब ये पूरी चीज 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R। ये रे है, वेवफ्रंट है, ये एंगल हमारे पास 90 हो गया। अब ये तीसरा एंगल कितना होगा, इन तीनों का सम 180 होता है, जब उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ गया R। ओके, अच्छा, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हम डी लेट कर देते हैं। ए और डी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां पे स्पीड हमारे पास कितनी है, v2 है, और टाइम कितना है, t। तो हमारे पास AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू टी, और यहां पे हमारे पास BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू थी v1 इंटू टी। क्लियर? अब हमारे पास एक ट्राइंगल में एंगल R दिया गया है और एक ट्राइंगल में एंगल I दिया गया है, ठीक है। ये तो हमारा फिगर हो गया। अब इसके बाद इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हमें मिल गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम साइन I की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल से, ABC, ये हमारे पास 90 होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये समझिए, साइन I होता है परपेंडिकुलर v1 इंटू टी, v1 इंटू टी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है AC, ये हो गया AC। सिमिलरली हमारे पास साइन R की वैल्यू इस ट्राइंगल से आएगी ADC, यहां पे ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। देखिए एंगल R ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर AD है, और AD की वैल्यू हमारे पास है v2t, ये हो जाएगा v2t डिवाइडेड बाय, ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज AC हो गया, ये वैल्यू हो गई AC। अब स्नेल्स लॉ जो हम प्रूव करते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन I
डिवाइडेड बाय साइन आर, और ये वैल्यू देखिए v1t अपॉन ac, v2t अपॉन ac, ac कैंसिल हो गया, t भी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई v1 अपॉन v2। अब इस मीडियम में स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इस मीडियम में भी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ गई। यही हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का, जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा, अब हमें एक चीज और पता होती है, यहां पे ये पता होती है कि v1 अपॉन v2 का रेशियो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लें तो n2 अपॉन n1 हो जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो इसको और इसको ध्यान में रखते हुए हम यहां पे फॉर्मूला ले सकते हैं साइन i अपॉन साइन r, दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 और n2 अपॉन n1 इज कांस्टेंट। और यही हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है, जिसमें हम कहते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे हमें सेकेंड लॉ प्रूफ करना है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसके लिए जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने प्रूव किया, वही चीज यहां पे लिखेंगे। देखिए, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट perpendicular to plane of board, refracted wave front perpendicular to plane of board and refracting surface is also perpendicular to the plane of the board। ठीक है, ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ये अगर हमारा इस तरह का इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट रे है, इस पे आ रही है, इसका मतलब ये किस प्लेन में आएगी, बोर्ड के प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी ऐसे है, ये भी बोर्ड के प्लेन में आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है हमारे पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और नॉर्मल इसी के प्लेन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, हाँ, इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों जरूरी है कि प्लेन ऑफ द बोर्ड में लाई करेंगे, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और यह हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से हम इस तरह का भी रिफ्लेक्शन प्रूफ कर सकते हैं कि पहला मीडियम हमारा डेंसर हो और दूसरा रेयर हो। तो ये दोनों चीजें जो फेनोमेनन हमारे बेसिक फेनोमेनन थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
जो छोटे क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं रे के रूप में, वो वेव थ्योरी से भी हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब वेव थ्योरी अभी हमारी जो थी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही और फेनोमेनन्स को हम स्टडी करेंगे ऑन बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स या वेव थ्योरी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लिमिटेशन क्या है, कहां पे आके ये लिमिटेड हो जा रही है, कौन से ऐसे फेनोमेनन हैं जिसको इसकी हेल्प से हम बिना मॉडिफाई किए आगे स्टडी नहीं कर सकते।